फंडा नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स में एक छोटी सी बात आप ध्यान में रख लेना। जो आप बोलोगे कि नॉमेनक्लेचर तो सर आपने इतने डिटेल में करा दिया यूपीएससी, और ये वो कॉमन नॉमेनक्लेचर आईयूपीएससी हमने तो किया हुआ है जीओसी में, तो हम अलग से क्यों सीखे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स? तो अलग से इसलिए सीखना जरूरी है बच्चों, ध्यान से सुनना, कि एल्कीन्स में एक यूनिक फीचर आ गया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, कि जब एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर शुरू हुआ तो जैसे बाकी सब कंपाउंड्स के लिए वैसे एल्कीन्स के लिए भी था कि भाई दो सिस्टम थे, कॉमन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रिवियल, और दूसरा आईयूपीएसी, बरोबर ना, ये तो था ही। तो आईयूपीएसी सिस्टम तो सारे रूल्स जो हम लोग लिखते हैं वो फॉलो करता था। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ओके मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 है, तो आप बोलोगे ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है, डबल बॉन्ड का ये पोजीशन है, नंबर 1 2 3 4, तो मैं ब्यूट-2-ईन बोलूंगा। आईयूपीएसी में कोई टेंशन नहीं था। मेन चीज आपको जो जाननी थी, जो अलग है, यूनिक है, वो है कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में ये बोलता है कि जो आपका एल्कीन का डबल बॉन्ड है, एल्कीन का क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड है, उसको आप डिनोट करोगे बाय ग्रीक अल्फाबेट्स। बाय व्हाट? बाय ग्रीक अल्फाबेट्स, पहली बात। दूसरी बात, जो एल्कीन का लास्ट का ईन है दैट विल चेंज टू लीन, ठीक है। Instead of ENE, you'll write LYENE. Let me give you an example, you'll understand. अगर ये स्ट्रक्चर जो आपको सामने दिख रहा है, इसका मैं आपको बोलता हूं आईयूपीएसी, आप बोलते हैं ब्यूट-2-ईन, है ना। लेकिन अगर आप इसको बोलो कॉमन नेम लिखना है, तो आप बोलोगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 2 3 4, व्हाट विल यू राइट? अल्फा बीटा गामा डेल्टा लिखोगे आप। ये ऐसा हो गया। अब ये कंफ्यूजिंग क्यों था? क्योंकि मैंने आपको ये सिखाया है कि जो फंक्शनल ग्रुप से बॉन्डेड कार्बन होता है, मैंने आपको ये सिखाया, जो फंक्शनल ग्रुप से बॉन्डेड कार्बन होता है, इसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। ये तो जेनेरिक रूल है, ये हर जगह अप्लाई होगा पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बट कॉमन सिस्टम में एल्किलीन्स, एल्कीन नहीं, एल्किलीन्स लिखते वक्त वो लोग बोलते थे 1 2 3 4 की जगह अल्फा बीटा गामा डेल्टा लिखो। और ऐसा नहीं कि जहां पे डबल बॉन्ड है वहां से अल्फा चालू होगा, ऐसा नहीं, आप नंबरिंग करो ग्रीक अल्फाबेट के हिसाब से। कैन यू इमेजिन हाउ स्टूपिड दिस आइडिया वाज? बट दे यूज्ड टू फॉलो इट, एंड स्टिल इन योर जेईई एग्जाम स्पेशली एंड एनी एंट्रेंस एग्जाम पर से, दे विल आस्क यू सच नॉमेनक्लेचर टू कंफ्यूज यू। तो वो आपको ऐसा पूछ लेगा, राइट द रिएक्शन ऑफ बीटा ब्यूटिलीन। क्या पूछ लेगा? समझो, ऐसा उसने पूछ लिया, बीटा ब्यूटिलीन। तो आप सोचे बीटा ब्यूटिलीन क्या होता है? तो आपको क्या सोचना है इसमें कि ब्यूटिलीन लिखा है, इसका मतलब ब्यूटिलीन है, मतलब कॉमन नेम है। अच्छा, किसका? एल्कीन का। ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, और बीटा मतलब कि सेकंड पोजीशन पे लगा है। अच्छा, इसके हिसाब से आप अल्फा ब्यूटिलीन बता सकते थे क्या? अल्फा ब्यूटिलीन क्या होता बताओ? तो आप बोलोगे सर अल्फा ब्यूटिलीन होता ब्यूट-1-ईन। समझ में आ गई बात? यस। तो कॉमन नॉमेनक्लेचर में ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी, फिर से दोहरा देता हूं। तो इथिलीन जो कॉमन नेम है वो यहां से आया, ठीक है। तो हम जब कॉमन नॉमेनक्लेचर में लिखेंगे तो हम जो पूरी होमोलॉगस सीरीज लिखते हैं, अब उसका कॉमन और ये आपको लिखना इजी हो गया। इथिलीन, इथीन, प्रोपिलीन, है ना, प्रोपीन। समझे बात को? ऐसा है। अच्छा, कुछ बच्चे ना ये लॉजिक थोड़ा सा पकड़ नहीं पाते। हमेशा हम लोग, मैंने आपको ये सिखाया भी है कि एल्कीन्स के सीरीज में 2 कार्बन से कम की बात नहीं करनी, 1 कार्बन के एल्कीन की बात नहीं करनी, हमने सिखाई है। लेकिन फिर भी हम लोग मिथिलीन वर्ड यूज करते हैं कि नहीं करते बताओ? करते हैं ना, मिथिलीन। उसका लॉजिक क्या है? मिथिलीन ग्रुप मैंने आपको क्या सिखाया? CH2। इसका मतलब कि जो बचा हुआ वो डबल बॉन्ड है, ऐसा अजम्पशन है कि कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन, बाकी डबल बॉन्ड, इसलिए नाम रख दिया मिथिलीन। समझे? CH2 ग्रुप को। हाँ, ऑफ कोर्स इट डजंट मेक सेंस बिकॉज देयर इज एक्चुअली नो डबल बॉन्ड, but the nomenclature came from there. Did you get that? Yes. So ethylene, propylene, butylene, pentylene ऐसा कॉमन नेम होगा। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन वगैरह आपके आईयूपीएसी नेम होंगे। ये अगर लॉजिक आपने से बेसिक तरीके से समझ लिया तो अब आपको नॉमेनक्लेचर बहुत ही आसान लगेगा। तो कॉमन नेम में आपका क्या रहता है? देखो, कॉमन नेम ऑफ एल्कीन इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द सफिक्स एन। अगर पेरेंट एल्केन से आप डिराइव कर रहे हो तो आप इलीन से रिप्लेस कर दोगे, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। सेकंड बोला मैंने क्या
कि जो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है उसको कैसे बताना है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब ग्रीक अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, ग्रीक अल्फाबेट में केवल 24 लेटर्स होते हैं, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 होते हैं ए टू जेड, ग्रीक में अल्फा टू ओमेगा होता है, ये तो सबको मालूम है ना। अल्फा टू, अच्छा अल्फा टू ओमेगा अगर आपको नहीं पता तो 24 अल्फाबेट्स होता है अल्फा टू ओमेगा, है ना। एप्सिलॉन, उपसिलॉन, साई, फाई, चाय, जो बाकी सब आपको मालूम ही है, टाओ, है ना, all those are there. Now, apart from this major issue where you had you cannot indicate the position of the double bond exactly as the number, जहाँ पे आप जैसे आप 2 ब्यूटीन बोलते थे तो आपको स्पेसिफिक वहां से नंबरिंग चालू नहीं करनी, आपको अल्फा बीटा पूरा लिखना है, तो ये प्रॉब्लम था। और दूसरा मेजर प्रॉब्लम आपको रियलाइज हो ही गया होगा कि सर 24 कार्बन से ज्यादा की अगर चेन बनी तो क्या करेंगे, तो इसलिए ये वाला सिस्टम अभी कोई यूज नहीं करता है, इसलिए हम लोगों ने नंबर्स की यूसेज चालू कर दी। ओके, एग्जाम्पल आप देखो, अब फटाफट इनके नाम आपको समझ में आ रहे हैं, इथिलीन, प्रोपिलीन, है ना ये। अच्छा, अगर इसी प्रोपिलीन को, जरा आप ध्यान से सुनना, इसी प्रोपिलीन को मैं आपको ऐसे एक सिंपल तरीके से बताऊं कि मैं हमेशा आपको जो रिएक्शन लिखने का तरीका बोलता हूं हमेशा, है ना, कि जैसे ये है CH2 और मैं आपको रिएक्शन, कोई एडिशन रिएक्शन बताना है एल्कीन का, तो मैं क्या बताता हूं कि पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू समथिंग समथिंग को जोड़ो, हमेशा ऐसे बताता हूं। यस, तो इमेजिन करो कि मैंने यहां पर OH को ऐसा जोड़ दिया, समझो OH को क्या कर दिया, जोड़ दिया, है ना, जिसको आप डायोल बोलते हो। इसको आप क्या बोलोगे, डायोल बोलोगे, ये हमने सीखा है यूपीएससी में। डायोल का कॉमन नेम क्या है, ग्लाइकॉल। डायोल का कॉमन नेम है ना, 2 अल्कोहल का जो डायोल का कॉमन नेम क्या होता है, ग्लाइकॉल। तो इसका, इस पूरे कंपाउंड का अगर मैं आपको कॉमन नेम पूछ लूं तो आप इजीली बता सकते हो कि ये प्रोपिलीन में पाई बॉन्ड को तोड़ के OH जोड़ा था, तो इसका नाम प्रोपिलीन ग्लाइकॉल हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ऐसे आप नॉमेनक्लेचर करते हो, ऐसे आपको नॉमेनक्लेचर पकड़ना है। जब हम लोग अल्कोहल्स करेंगे, जब डायोल्स और ग्लिसरॉल, ट्रायोल्स की बात करेंगे, तो वहां पर ग्लाइकॉल्स और ग्लिसरॉल्स की बात करेंगे, किससे डिराइव किया होगा, वो ओरिजिनली एल्कीन से डिराइव किया होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। ठीक उसी तरह यहां पर आपको दिख रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी सेम एग्जांपल दे दिया, अल्फा ब्यूटलीन और ब्यूटा ब्यूटलीन, विच इज बेसिकली ब्यूट 1इन और ब्यूट 2इन। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बढ़िया। IUPAC नेम तो आप ये तो मतलब नींद में भी कर लोगे, सबको आता ही है ऑफ कोर्स, ये तो एकदम बहुत ही आसान से आएगा। तो इसको फटाफट अपन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आप देखते जाओ, लॉन्गेस्ट चेन आपको दिख रही है, इन लोएस्ट लोकेंट रूल है, मिथाइल इथाइल, ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर सामने सामने आपको दिख रहा है, इसको भगाते जाते हैं फटाफट। पेंट 1 इन, आपको पोजीशन देख लेनी है, लॉन्गेस्ट चेन देख ली आपने, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन आपकी 8 कार्बन की बन गई, और सेम आपका नॉमेनक्लेचर ऐसे ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में आपको डबल बॉन्ड दिखा रहा है, और ये जो ये है क्या बोलते हैं, साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल है, ये क्या है, इथाइल। अच्छा, कई बार एग्जाम में इसको ME लिख के देगा, इसको ET लिख के देगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ME और ET लिख के देगा, एक ही बात है, अंडरस्टूड बात है, वो मिथाइल इथाइल देखो लिखा हुआ है। पहले हम इथाइल लिखेंगे, बाद में अपने पास 3 जगह पे मिथाइल था, तो ट्राई मिथाइल ऑक्ट 1 इन। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। आपको उल्टा करके दे रहे हैं कि भाई नाम दिया हुआ है, आप स्ट्रक्चर लिखो, तो डेक इन 10 कार्बन मैंने लिख दिए, कौन सी पोजीशन पे इन है, चौथे पोजीशन पे इन है, फिर थर्ड पे इथाइल लगा दो, 2 और 7 पे मिथाइल लगा दो, ये रहा आपका 2,7 डाइमिथाइल डेक 4 इन, है ना। स्ट्रक्चर कॉमन IUPAC, ये आप फटाफट चलो अभी भरो, ऑफ कोर्स, है ना। सो यू हैव अल्फा ब्यूटिलीन, बीटा ब्यूटिलीन एंड बीटा पेंटिलीन। IUPAC तो आपको पता है, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन और पेंट 2 इन, ठीक है, सिंपल सिंपल एकदम, ठीक है। और थोड़े से, एक मिनट सॉरी, हाँ, और थोड़े से एग्जाम्पल, चलो पहले कॉमन नेम, ये आइसो ग्रुप है, CH3 क्या है, ये आइसो ग्रुप है, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। आइसो प्रोपाइल ग्रुप है, टेक्निकली आइसो मतलब आइसो प्रोपाइल ग्रुप है ये, है ना, और डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है। तो टोटल कार्बन कितने, मैंने आपको क्या सिखाया, कॉमन नॉमेनक्लेचर में हमेशा क्या देखना है बच्चों, टोटल नंबर देखना है, और आइसो ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आइसो ब्यूटिलीन हो गया, बोलो हाँ या ना। और IUPAC में तो 3 कार्बन की चेन है, 2 मिथाइल प्रोप इन, है कि नहीं, आइसोपेंटिलीन, और इसका क्या रहेगा। अब लास्ट वाले का आयु कॉमन नेम नहीं बन सकता, है कि नहीं, क्योंकि डाई इन आप नहीं बनाओगे, डाइलीन तो बनाते नहीं हो, तो जब दो डबल बॉन्ड आ गए तो आपका कॉमन नेम आपको नहीं बनाना है, ठीक है। उसका फिर क्या करेंगे, आप सीधा IUPAC लिखेंगे। स्ट्रक्चर इसका क्या नाम आएगा, डाई इन है ऑफ कोर्स, 2 डबल बॉन्ड है, तो आपके पास कितने कार्बन है, पेंटा 1,3। अच्छा, इसमें नोट करना, पेंटा या पेंट, है ना, ये D आ गया ना, तो इसलिए इधर पेंटा, अगर इधर सिर्फ E आता तो ये A नहीं आता, वावल बाजू बाजू में नहीं आते,
तो पेंट वनीन होता अगर एक ही अकेला होता। जैसे यहाँ पे ब्यूट वनीन है, अगर ये डाइन है तो ब्यूटाडाइन हो जाएगा। ये छोटा सा एक चीज है जिसपे थोड़ा फोकस कर लेना। ओके, बाकी फिर ये सब तो आपको आता है, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी बकवास है ये, चलो ये आप प्रैक्टिस कर लेना फटाफट। चलो ये प्रैक्टिस हो गया। अब आते हैं सीधा मेन मुद्दे पे, मेन पार्ट पे, जो है प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स। अब इसमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, और जितना मैंने आपको इंटरमीडिएट्स में कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, है ना, और कार्बन फ्री रेडिकल और सारी जो इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी के फंडे आपको सिखाए हुए ऑलरेडी, ठीक है, वो आपको यहाँ पर प्रेपरेशन और रिएक्शंस में बहुत यूज होने वाले हैं, ध्यान से रखना। इवन हाइपर कॉन्जुगेशन खास करके। चलो ओके, तो प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन, भाई फंडा ये है कि अपने को मेनली एल्कीन बनाना है, तो अपने पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहला और सिंपल ऑप्शन अपने पास क्या हो जाता है कि अपन किसी भी चीज में से एलिमिनेशन करते हैं। इतना याद रखना, किसी भी गिवन कंपाउंड में से क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं, तो अपना एल्कीन बनता है। तो ये एक दिमाग में अपना बहुत ही अच्छे से एक बात बिठा लेना बच्चों कि एल्कीन, कहीं पे भी आप एलिमिनेशन सुनो, ये वर्ड एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन, डिहाइड्रेशन, डीब्रोमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ये सारे आगे हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे। मैं थ्रू आउट बोल रहा हूं आपके 11 12 मिला के। जब भी आप ऐसा बोल रहे हो कि अच्छा ये गिवन सबस्ट्रेट है, इसमें से कुछ निकाला, कुछ रिमूव किया, है ना, कंडेंसेशन किया, डिहाइड्रेशन, कुछ भी किया, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट आपका एल्कीन बनेगा, ये ध्यान में रखना। मतलब कि एलिमिनेशन मैकेनिज्म के थ्रू आपको फाइनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही मिलना है, ये बात तय है। काफी सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आपका एक बोलते ना एक जेनेरिक जनरल आइडिया आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। फिर एक एक स्पेसिफिक रिएक्शन की बात करते हैं। एक तो हो गया एलिमिनेशन। दूसरा है कि अगर आप एल्काइन से आ रहे हो, अगर आप एल्काइन के रास्ते आ रहे हो, तब तो एडिशन करना पड़ेगा। अगर आप एल्केन के रास्ते आ रहे थे, अच्छा ज्यादातर हमारे कंपाउंड्स क्या है, एल्केन के ही डेरिवेटिव्स है, बरोबर है ना। अगर मैं एल्केन से आ रहा हूं तो कुछ कम करने पे एल्कीन मिलेगा, बरोबर बोल रहा हूं, तो एलिमिनेशन करना पड़ा। अगर मैं एल्काइन से आ रहा था, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से आ रहा था, तो कुछ ऐड करने पे एल्कीन बनेगा। सही बात है। तो मेरे पास दो प्राइमरी मैकेनिज्म तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, एक एलिमिनेशन और एक एडिशन, ठीक है। तो पहला हम लोग उसमें बात करते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। मतलब इसमें हाइड्रोजनेशन, अब ये मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ ऑलरेडी एल्केन्स में, ये टर्म क्या होता है हाइड्रोजनेशन, क्या ऐड करना है, नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करूंगा कि H2 गैस ऐड करूंगा। तो आप बोलोगे H2 गैस ऐड करूंगा। नेसेंट हाइड्रोजन को मैं रिडक्शन बोलता था, इसको मैं हाइड्रोजिनेशन बोलता हूं, H2 गैस को। और कैटलिस्ट कौन है मेरा, या तो प्लैटिनम या पैलेडियम या फिर रैने निकल, यस, है ना, एड्सॉर्बेंट है। अच्छा, अगर रैने निकल है तो साथ में हीट चाहिए, प्लैटिनम पैलेडियम में तो हीट नहीं चाहिए। क्लियर बात। दो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस, जिसमें हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं। अब यहां पर एक चीज आप नोट करना जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं लिखी है, लेकिन जेई में पूछते हैं, एल्कीन इनफ है क्या लिखने को, नहीं, क्या बनेगा, सिस एल्कीन बनेगा। मैंने आपको बोला था कि कौन किस टाइप का एडिशन करता है, पिछले से लेक्चर में बोला था, कौन सा रिएजेंट किस टाइप का एडिशन करता है, ये नोट करते जाना एक एक करके। आ रहा है दिमाग में बात, है कि नहीं। तो आप सबसे पहले क्या नोट करेंगे इसमें, इस पूरे रिएक्शन में आप क्या चीज सीखेंगे, आप ये सीखेंगे कि अच्छा हमने एल्काइन लिया, यानी कि हमने C ट्रिपल बॉन्ड C वाला एक कंपाउंड लिया जो ऐसा दिखता था, जैसे कि एसिटिलीन, पहला मेंबर ऑफ एल्काइन। इसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड किया, क्या ऐड किया, हाइड्रोजन गैस। मेरे को एरो पे रखना था प्लैटिनम पैलेडियम या रैने निकल, मैंने वो भी रख दिया, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मैं पाई बॉन्ड को तोड़ू और आजू बाजू HH को जोड़ू, पाई बॉन्ड को तोड़ू और आजू बाजू HH को जोड़ दूं, है कि नहीं। आप बोलोगे ठीक है, सही है। तो यहां पर मुझे गारंटी है कि मुझे क्या मिलना चाहिए, सिस एल्कीन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, सिस एल्कीन मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर ऐसा होता तो मेरे पास दो चॉइस होती ना। मैं ऐसा बना सकता था CH3 C डबल बॉन्ड C CH3। मैं जानबूझ के इसको एक लाइन में बना रहा हूं, वैसे आप लोग आइडियली कैसे बनानी चाहिए, जब आप सिस ट्रांस बनाते हो ऐसे ऊपर नीचे। तो ये हुआ आपका, सॉरी, ये हुआ आपका सिस,
अगर ये मैं CH3 और H को उल्टा कर देता तो क्या बन जाता, ट्रांस। बट यहां पर क्या उसने क्लियरली बोला हुआ है इस मैकेनिज्म में कि आपका क्या मिलने वाला है, आपको सिस ही मिलने वाला है। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, क्या मैंने आपको ये भी बताया कि हाइड्रोजन एडिशन तो करता है, कैसा एडिशन करता है, सिन एडिशन करता है। क्या करता है, सिन एडिशन, विच मीन्स कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है और नई चीजें ऐड होती है तो वो सेम साइड पे ऐड होती है। भैया सेम साइड पे ऐड हुई ना, हुई कि नहीं हुई? तो सिस एल्कीन बना कि नहीं बना? बात समझ में आई कि नहीं आई? यस, ये हुई ना बात, ठीक है। अच्छा, एक और वर्ड यहां पर नोट करने जैसा है, क्या है हो रहा है, पार्शियल रिडक्शन हुआ। क्या पूरा रिडक्शन हुआ? नहीं, पार्शियल हुआ। क्यों? अगर पूरा रिडक्शन हो जाता तो क्या होता, तो एल्केन बन जाता। हमने सेबेटियर सेंटरन में पढ़ा तो है, ये स्टार्टिंग में पहला ही रिएक्शन तो पढ़ा था मैंने कि एल्कीन है तो 1 मोल हाइड्रोजन ले लो और एल्काइन है तो 2 मोल हाइड्रोजन ले लो, काम हो गया तुम्हारा। लेकिन लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या करता है, लिंडलार्स कैटलिस्ट उस हाइड्रोजन की रिड्यूसिंग पावर को कम कर देता है। हाइड्रोजन की हाइड्रोजनेशन करने की जो एबिलिटी थी उसको क्या करता है, वो कम कर देता है। कैसे कम करता है, अब ये भी आपके दिमाग में आएगा, अरे ऐसा क्या करता है लिंडलार्स कैटलिस्ट भाई? उससे पहले ये सवाल आएगा कि ये लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है। हाँ, तो सब चीजें सीखो, एक एक करके सब चीजें सीखो। अब ये अपनी नोटबुक में लिखना, एक हेडिंग डालना, MOP ऑफ एल्कीन, नंबर 1 लिखना, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, जो आपको मैं डिटेल में भी समझा रहा हूं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 आप ये समझो, यहां पर पहली बात तो पार्शियल क्यों करना है, ये पहले लॉजिक। पार्शियल, वाई पार्शियल? पार्शियल इसलिए क्योंकि आपको एल्काइन से कहां जाके रुकना है, एल्काइन से आपको एल्कीन पे जाके रुकना है, आपको एल्केन पे नहीं जाना है। ये एक सिंपल बात होगी, मैं ऐसे लिख रहा हूं कि आपको रीड करके समझ में आ जाए। अच्छा, वाई पार्शियल। दूसरा, व्हाट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट? व्हाट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट? ठीक है, तो लिंडलार्स कैटलिस्ट बेसिकली क्या है मालूम है? जो प्लैटिनम या पैलेडियम आप ले रहे थे पहले से, आप क्या ले रहे थे, आप हाइड्रोजन विद प्लैटिनम या पैलेडियम ले रहे थे, वो तो बेहतरीन अच्छा वाला हाइड्रोजनेशन कर रहा था, तो वो आपको सीधा एल्काइन से एल्कीन पे लेके जाता, सॉरी एल्केन पे लेके जाता डायरेक्ट। आपको उसकी एबिलिटी को कम करना है, तो लिंडलार्स कैटलिस्ट में आप डालते हो पॉइजनिंग एजेंट। क्या डालते हो? पॉइजनिंग एजेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वन ऑफ द गुड पॉइजनिंग एजेंट्स माना गया है सल्फर को। सल्फर के आयंस को क्या माना गया बच्चों? बोलेंगे सब लोग, सल्फर के आयंस को क्या माना गया है? पॉइजनिंग एजेंट। सल्फर के रेडिकल जैसे सल्फाइड, सल्फेट, है ना, इनको पॉइजनिंग एजेंट माना गया। अच्छा, आपको कोई जहर, मतलब ऐसा भगवान ना करे आपको कोई जहर दे दे, लेकिन अगर आपको कोई जहर देगा तो आपकी जो फंक्शनिंग एबिलिटी, आपकी एफिशिएंसी कम होगी कि बढ़ेगी? भाई मेरे को अगर कोई जहर दे देगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा ना यार, तो मैं तो काम नहीं कर पाऊंगा ना, सही बात है। तो वो लॉजिक आप ऐसे रखो, पॉइजनिंग कर रहे, पॉइजनिंग वर्ड याद रखना कि आपका जो पैलेडियम जो बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट था, पैलेडियम की शीट थी या पैलेडियम का पाउडर था समझो आपके पास, जो बहुत ही अच्छा क्या था, एड्सॉर्बेंट था, तो हाइड्रोजन की गैस आके उसके ऊपर चिपक रही थी, बरोबर है ना, ये सिखाया ना मैंने आपको। लेकिन इस बार आपने क्या किया, आपने क्या किया कि आपने उसके ऊपर लगा दिया थोड़ा सा BaSO4। क्या लगा दिया आपने? क्या लगा दिया? BaSO4 ये लगा दिया। रीड करने आ रहा है सबको? इधर लगा देते हैं BaSO4। किस पे लगाया आपने? पैलेडियम पे लगा दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये पॉइजन्ड पैलेडियम हुआ। क्या हुआ? ये पॉइजन्ड पैलेडियम, और इसको आप बोलते हो लिंडलार्स कैटलिस्ट। समझ में आया? हाँ, तो कोई आपको बोले कि लिंडलार्स कैटलिस्ट डाल दो, तो आप क्या बोलोगे कि लिंडलार्स कैटलिस्ट डालना मतलब डालना ओरिजिनली पैलेडियम ही, बट उसको थोड़ा सा जहरीला बना देना है, मतलब उसको थोड़ा सा उसकी एबिलिटी को कम कर देना है ताकि वो पार्शियल रिडक्शन करे, पूरा रिडक्शन ना करे। ये लॉजिक है। अच्छा, लिंडलार्स कैटलिस्ट एक जनरल टर्म था, पहले PDBaSO4 की हमेशा बात होती थी, अभी आप कैल्शियम, बहुत लोग कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन यूज करते हैं, एसीटेट ऑप्शन यूज करते हैं, जरूरी नहीं कि आप हमेशा PDBaSO4 यूज करोगे। लिंडलार्स कैटलिस्ट ये जनरल टर्म के 2-3 अलग अलग टाइप के मतलब कैटलिस्ट या कंपाउंड्स हो सकते हैं। पॉपुलर आपको PDBaSO4 देखने मिलता है, ठीक है, और भी मैं आपको अभी बताऊंगा एग्जांपल्स में। तो लिंडलार्स कैटलिस्ट मतलब कि ये लिख दिया, मतलब क्या होने वाला है?
पार्शियल रिडक्शन होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चों? पार्शियल रिडक्शन। क्लियर? अच्छा, मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म क्या है ये आप लिखते जाओ। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म है सिन एडिशन ऑफ, क्या है? सिन एडिशन ऑफ HH अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड। मतलब एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, सीन एडिशन। सीन एडिशन समझ गया ना, सबको आता है। नए ग्रुप्स सेम साइड से आएंगे, सेम साइड से अटैक करेंगे, ठीक है। मतलब अगर एक हाइड्रोजन वेज पे लगा तो दूसरा वाला भी वेज पे लगेगा, यहां से एक डैश पे लगा तो ये वाला भी डैश पे लगेगा। वेज और डैश तो समझते हो आप लोग 3D में, है ना। सिन एडिशन ऑफ HH अक्रॉस द एल्काइन टू गिव विच प्रोडक्ट? टू गिव सिस प्रोडक्ट, सिस एल्कीन। सिस प्रोडक्ट देगा, सिस एल्कीन देगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये आपका समरी है इस रिएक्शन का। चलो फटाफट लिखो। अब आते हैं हमारे स्लाइड पे। लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या है? देखो ये भी समझा है यहाँ। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है जिसमें पैलेडियम है, जिसमें या तो आप कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट, मैंने दोनों आपको बोले, BaSO4 बेरियम सल्फेट, या आजकल मैंने बोला एसीटेट या कार्बोनेट सॉल्ट्स भी यूज होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 भी यूज होता है। और उसमें क्विनोलिन यानी कि लेड या सल्फर के कंपाउंड या क्विनोलिन के कंपाउंड। क्विनोलिन अगर हम आपने अभी नहीं सुना है तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिक में ही वन ऑफ द डेरिवेटिव्स है वो ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्विनीन, क्विनोलिन, ये सब। तो इसमें भी हम लोग पॉइजनिंग एजेंट्स, बेसिकली पॉइजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेड या सल्फर के कंपाउंड्स जैसे बेरियम सल्फेट हो गया या कैल्शियम कार्बोनेट हो गया या लेड एसीटेट हो गया, इन सबको यूज करके आप इस कैटलिस्ट की एबिलिटी को कम कर रहे हो, समझे? आप उसकी एड्सॉर्प्शन की कैपेबिलिटी को कम कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हुआ? एल्काइन प्लस PdBaSO4 इन क्विनोलिन, ये आपको मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है? PdBaSO4 इन क्विनोलिन विल गिव यू सिस। और आपको यहां पर देखो एनिमेशन में दिख रहा होगा क्लियरली कि हाइड्रोजन कैसे आ रहे हैं। देखो सेम साइड, पाई बॉन्ड हटा, हाइड्रोजन आया, सिस एल्कीन बना। क्लियर? यस, बढ़िया। तो इमेजिनेशन के लिए अच्छा है। दूसरा वाला आप खुद बताओ कैसा बनेगा, इसमें से क्या कंपाउंड बनेगा? अब इसमें सिस ट्रांस की बात ही नहीं करनी, इसमें इथिलीन बनेगा, को सिस और ट्रांस की बात ही नहीं करनी, सीधी बात है। इथीन में क्या सिस और ट्रांस, तो कोई टेंशन ही नहीं। प्रोपाइन में होता है क्या सिस और ट्रांस? देखो प्रोपाइन में होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहां पर दोनों हाइड्रोजन है। प्रोपीन में प्रोपीन सिस ट्रांस तो बनेगा नहीं। सिस ट्रांस की बात कहां से करनी है? 4 कार्बन से शुरू करनी है ना, है कि नहीं? राइट। तो एल्काइंस ऑन रिडक्शन विद आपका क्या? एल्काइंस को अगर मैंने किसके साथ रिड्यूस किया? लिंडलर्स कैटलिस्ट के साथ रिड्यूस किया तो सिस एल्कीन मिला। तो अच्छा, आप बोलोगे सर आप ये बार बार जो सिस कर रहे हो, इसका मतलब है कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती होगी जहां पे ट्रांस मिलेगा। तो उसके लिए भी रिएजेंट है हमारे पास। क्या? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, JEE 2017 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। आसान क्वेश्चन है कि आपके पास एक एल्काइन है, उसको किसके साथ रिएक्ट किया है? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट किया है, तो क्या बनेगा बच्चों? ट्रांस एल्कीन। क्या मतलब इसका? मैं बोल सकता हूं कि ये अक्रॉस द बॉन्ड ऐड करेगा। तो ये कैसा एडिशन कर रहा है? एंटी। अब क्लैरिटी आ रही है कि हमने जो सीखा उसको अप्लाई कहां करना है। मैंने आपको ये कहा था, चिंता नहीं करनी, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। चलो फटाफट देखो। तो HH, अब देखोगे तो यहां पर स्लाइड पे कहीं सिन और एंटी ये वर्ड नहीं मिल रहा है, आपको लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, बट कैसे अंडरस्टूड है आप समझ गए? कैसे अंडरस्टूड है वो ऐसे है, यहां से अंडरस्टूड है ना, आप समझ गए बात। ओके, तो एकदम क्लैरिटी लाइफ में, फिर से यहां पर मैं आपको शॉर्ट में लिख के दे देता हूं क्लैरिटी के साथ। एल्काइन प्लस हाइड्रोजन, एल्काइन प्लस हाइड्रोजन, या ऐसे बोल लो एल्काइन H2 प्लस PdBaSO4 होगा तो सिस एल्कीन बनेगा। और यही एल्काइन जब सोडियम इन लिक्विड अमोनिया होगा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज सप्लायर ऑफ हाइड्रोजन ओनली। सोडियम, अच्छा एक बार ऐसा भी घुमाया है एंट्रेंस में,
लिथियम इन लिक्विड अमोनिया दे दिया, बच्चे सर पकड़ लिए, लिथियम बच्चे सर पकड़ लिए, सर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया तो आपने पढ़ा, अरे एक ही बात है यार, मैं ऐसे बोल दूं उसको अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया तो तुम कुछ उखाड़ लोगे, नहीं एक ही बात है यार, क्या फर्क पड़ता है, वो छोटी छोटी चीजों से तुमको घुमाता है, ठीक है, तो नहीं घूमना है तुमको, ओके। तो यहां पर हम लोग पॉपुलरली सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेते हैं, ये भी रिड्यूसिंग। देखो यार मेटल जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग मेटल, वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के साथ उसका काम एक ही है, हाइड्रोजन को हटाना। हाइड्रोजन को धक्का मार के हटाएगा, खुद उसकी जगह लेगा, क्योंकि उसको पता है ना हाइड्रोजन बहरूपिया जो मेरे ग्रुप में बैठा है, मैंने सिखाया तुम लोग को एस ब्लॉक में, ग्रुप 1 में हाइड्रोजन होना नहीं चाहिए था, हाइड्रोजन चोर है ना, वो बैठा है चुपचाप, सारे मेटल ताक में बैठे, इसको लात मारो निकालो यार, राइट। तो ये हाइड्रोजन सप्लायर बन जाते हैं, इसीलिए ये रिडक्शन कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये कि इनका मैकेनिज्म अलग है, तो इनका प्रोडक्ट भी अलग है, तो क्या हो जाता है यहां पर बन जाता है ट्रांस एल्कीन। इससे सिंपल तो नहीं हो सकता, बहुत आसान है कि नहीं, समझ गए, ये काफी सिंपल है। ट्रांस एल्कीन आपको मिल जाएगा किससे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई कि हाइड्रोजन ऐड करने के दो तरीके, एक डायरेक्ट आप हाइड्रोजनेशन मतलब लिंडलार्ड से करो, और दूसरा आप ट्रांस एल्कीन से करो, ठीक है। छोटे से एमसीक्यूज फटाफट इसके ऊपर डिस्कस भी कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंडलार्ड कैटलिस्ट, कौन सा वाला इसमें से, ए बी सी डी, सेकंड वाला PDBaSO4 क्विनोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन, ये लिंडलार्ड कैटलिस्ट है। रिएजेंट यूज्ड इन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ये मैंने आपको अभी सिखाया नहीं, बट इसका आंसर याद कर लो, सीधा सीधा है अल्कोहलिक KOH। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब ही है एलिमिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या है, एलिमिनेशन, और एल्काइल हैलाइड्स का एलिमिनेशन करने के लिए एकमात्र अच्छी सबसे बढ़िया चीज क्या है हमारे पास, अल्कोहलिक KOH है, ठीक है, ऐसे याद रखना है, अल्कोहल एलिमिनेट हो जाओगे, समझे, नहीं पीना है, ठीक है, तो ऐसे याद रखो, अल्कोहलिक KOH हो गया तो एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं पीनी दारू वारू, ठीक है, गद्दे बच्चों। देखो यहाँ पे दो प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन का पार्ट 2, यहां पर हम लोग सीखेंगे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के बारे में, है ना, ये रहा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसको आप पहले तो ये देख लो कि भाई इसका दूसरा नाम क्या है, इसके दूसरे नाम भी है, यस, इसका नाम है बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। बहुत लोग इसको 1-2 एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या सिर्फ बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। यानी कि इसमें एक बात तो क्लियर हो गई कि बीटा कार्बन, बीटा पोजीशन वाला जो कार्बन, उसका बड़ा रोल होगा, नाम से ही पता चल रहा है, बीटा एलिमिनेशन कह रहा हूं उसको मैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो बीटा कार्बन होगा उसका बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होगा। क्या ये बात समझ रहे हो आप? अच्छा, अब जरा मैकेनिज्म में घुसेंगे, पहले एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं, फिर मैकेनिज्म में घुसते हैं। मेरे पास एल्काइल हैलाइड यानी कि RX है, एल्काइल हैलाइड है यानी कि RX है, प्लस मैं KOH अल्कोहलिक मीडियम में ले रहा हूं, तो क्या होगा, HOH निकल गया और KX निकल गया, और जो बचा वो क्या है, एल्कीन है, बचा वो क्या है, एल्कीन। एक लॉजिकल बात है, अगर इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं, समझो मेरे पास CH3 CH2 Br है, क्या है, CH3 CH2 Br, और इसमें मैं लेता हूं KOH अल्कोहलिक, क्या लेता हूं, KOH अल्कोहलिक, और हल्का सा इसको मैं हीट कर देता हूं, तो मुझे पता है कि K विल गो विद Br, ये तो ऑब्वियस है, K विल गो विद Br, ठीक है, और ये OH के साथ में इसका कोई भी एक H निकाल दो, तो CH2 और CH2, अच्छा कोई भी एक H नहीं, बीटा कार्बन से H, और इसीलिए इसका नाम बीटा एलिमिनेशन, समझे, हाइड्रोजन का बलिदान कौन देगा, बीटा कार्बन। तो अल्फा तो वो है, अल्फा का काम क्या है, अल्फा बोलेगा भाई मैं फंक्शनल ग्रुप दे रहा हूं यार, बस कर, और क्या तू लेगा मेरे से, मैं तेरे को मेन चीज दे रहा हूं, मेन चीज फंक्शनल ग्रुप दे रहा हूं, है कि नहीं, तो मेन चीज वो दे रहा है भाई, तो वो बोलता है ठीक है तू फंक्शनल ग्रुप दे, हाइड्रोजन में किससे लूंगा, बीटा से ले लूंगा, है कि नहीं। तो यहां पर क्या बनता है आपका, एल्कीन बनता है। तो क्या मैंने ये आपको बताया ऑलरेडी कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहाइड्रेशन, ये सब में फाइनली एल्कीन बनेगा, यहां पे ये दिख रहा है, और एलिमिनेशन है ऑफ कोर्स द मैकेनिज्म, तो भी यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एल्कीन ही बन रहा है ऑफ कोर्स, है ना। अब ये एग्जांपल तो आपको समझ में आ ही गया, इथाइल क्लोराइड, क्लोरोइथेन और व्हाटएवर एग्जांपल दिया उन्होंने, एक आइसोप्रोपाइल आयोडाइड का भी एग्जांपल दिया है। अब यहां पर आइसोप्रोपाइल आयोडाइड को अगर आप एग्जांपल को देखो तो दो बीटा कर, देखो आयोडीन यहां है तो ये अल्फा हो गया,
जो कार्बन डायरेक्टली तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप आयोडाइड है, बोलो हाँ या ना। जो कार्बन उससे जुड़ा हुआ अल्फा है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, ये भी बीटा और ये भी बीटा। एक इसमें प्रिंटिंग एरर हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, दिस शुड बी CH3, है ना, नहीं तो फिर वो कंप्लीट कैसे हुआ, वैलेंसी कंप्लीट ही नहीं हुई ना। तो दोनों बीटा, अच्छा दोनों बीटा के पास 3-3 कार्बन है। अब आप यहां से निकालो या यहां से निकालो, इसको मैं समझो बोल दूं बीटा 1, इसको मैं बोल दूं बीटा 2, सॉरी 3-3 हाइड्रोजन है, 3-3 कार्बन बोला मैंने, सॉरी 3-3 हाइड्रोजन है। मैं दोनों में से किससे भी अगर हाइड्रोजन लूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? करके देख लो यार। मैं पहले वाले से हाइड्रोजन ले लूं तो ये ऐसा बन जाएगा, और मैं दूसरे वाले से हाइड्रोजन ले लूं बीटा 1 से, तो ये ऐसा बन जाएगा। क्या ये दोनों कंपाउंड सेम नहीं है एग्जैक्टली? कैसे प्रूव करते हो? IUPAC से, है कि नहीं? दोनों प्रोपवानीन तो है, तो आइडेंटिकल है ना, कुछ नया तो है नहीं, राइट? तो यहां पर आपको घूम फिर के क्या मिलने वाला है? देखो मैंने आप बताया ना ऑलरेडी, बीटा ऑप्शन है आपके पास, प्रोपिलीन, कॉमन नेम प्रोपिलीन, IUPAC नेम प्रोपीन। मजा कब आता है कि जब दो बीटा है, जब दो अलग अलग बीटा है, ठीक है, और दोनों के पास अलग अलग हाइड्रोजन है, तो तुम्हें तय करना है कि किसकी मुंडी उड़ाऊं, किसको लूटूं। तो यहां पर मैं आपको एक बहुत ही रामबाण चीज बताने वाला हूं। यू हैव टू बिकम लाइक द गवर्नमेंट। सरकार क्या करती है? विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके भाग गया, उसको क्या बोलेंगे? हाँ ओके, तुम लंदन में जाओ, मैच देखो, है ना। तुम 2 रुपए टैक्स का चोरी करके देख लो, तुम्हारी गर्दन पकड़ लेंगे, है कि नहीं। जो बेचारा गरीब आदमी, उसकी तो बैट नहीं बजा रहे। तो यहां पर हमें सरकार की तरह बनना है। हमें क्या करना है यहाँ पे, जिसके पास कम हाइड्रोजन उसको लूट लेना है। जिसके पास क्या है कम हाइड्रोजन है, उसको ले लेना हमको। तो पहले तो रूल समझो, फिर उस रूल का लॉजिक समझाऊंगा। रूल क्या बोलता है, पहले एक शॉर्ट ट्रिक समझ लो रूल के लिए। मैंने ट्रिक छोटी सी क्या बोल दी, मैंने ट्रिक के फॉर्म में बोला, उसका लॉजिक और उसका मैकेनिज्म भी समझाऊंगा। ट्रिक के फॉर्म में क्या बोला मैंने आपको, कि आपको हाइड्रोजन की चॉइस दी जाए कि भाई एक जगह 2 हाइड्रोजन, एक जगह 3 हाइड्रोजन है, कहां से लेंगे आप? जिसके पास कम है आप वहां से लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? ये लॉजिक, ये बेसिक ट्रिक समझ में आई सबको? शॉर्ट में बोला मैंने, उसका लॉजिक अभी समझेंगे, उसका मैकेनिज्म एंड एवरीथिंग, स्टेबिलिटी, हर कोई। तो ये बोलता है भाई मैं तो ब्रोमीन दूंगा, ये अल्फा है ना तुम्हारा, ये क्या बोलता है, मैं दूंगा ब्रोमीन। अब आपको पता है यहां पर भी बीटा है, यहां पर भी बीटा है, इसको मैं समझो बोलू बीटा 1, इसको मैं बोलू बीटा 2, और आपको मैं चॉइस दूं कि बीटा 1 से लेना है कि बीटा 2 से लेना है, तो आप बोलोगे सर दोनों करके बताओ ना कि दोनों में फर्क क्या है, और प्रूव करके बताओ कि कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा। ये बेस्ट तरीका है सीखने का, लर्न करने का। यस, चलो करके देखते हैं बच्चों। मैं पहले बीटा 2 से आपको लेके बताता हूं। मैंने हाइड्रोजन किससे लिया? बीटा 2 से। अल्फा से तो मैंने ब्रोमीन लिया, दोनों के बीच में क्या लगाया? डबल बॉन्ड, करेक्ट। ये बना मेरा स्ट्रक्चर। ये क्या बना? ब्यूट 2 इन बना। क्या बना बच्चों? ब्यूट 2 इन। यही अगर मैं बीटा 1 से हाइड्रोजन लेता, क्या लेता मैं? बीटा 1। कितने हाइड्रोजन थे बाय द वे बीटा 1 के पास? बीटा 1 के पास 3 थे, तो मैंने एक ले लिया, क्या बना? डबल बॉन्ड CH2। यस बच्चों, यानी कि यहां पर ब्यूट 1 इन बना कि नहीं बना बताइए। अब सवाल यह कि कौन सा वाले को मैं ज्यादा मेजर प्रोडक्ट मानूं, या किसको मैं ये बोलूं कि बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो भाई ऑब्वियस है, केमिस्ट्री में बेसिक चीज आपको डे 1 से सिखाता आया हूं, जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बनेगा, नेचर उसको फेवर करेगा बनाते वक्त, सीधी बात है। तो स्टेबिलिटी आप जज कैसे करते हो? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी और एल्कीन्स की स्टेबिलिटी हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन से जज करते थे। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। किसकी? फिर से समझना, किसकी? अगर कार्बोकैटायन आता है या कार्बन फ्री रेडिकल आता है या एल्कीन आता है, उसकी स्टेबिलिटी आपने कैसे जज करनी बच्चों? हाइपर कॉन्जुगेशन से जज करनी। ठीक है, आप मुझे बताओ, ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, बरोबर है? ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। ये उसके लिए ध्यान से सुनना, ये डबल बॉन्ड का अल्फा ये है ना, डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले सेट से कौन जुड़ा हुआ है? समझ गए मेरी बात को?
डबल बॉन्ड वाले कार्बन का ये दो कार्बन को मैं एक सेट मान लूं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को एक सेट मान लूं, मान लिया। इनसे कौन जुड़ा हुआ है? ये वाला जुड़ा हुआ है, इसको मैं अल्फा बोलूं। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है, बोलो हाँ या ना? 2 अल्फा। यहां पर इसको मैं डबल बॉन्ड का एक सेट मान लूं, क्या ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है? क्या इधर भी 3 हाइड्रोजन है, इधर भी 3 हाइड्रोजन है? क्या 6 अल्फा हाइड्रोजन है? तो क्या ये ज्यादा स्टेबल है? हाँ। तो आपको समझा, मैंने शॉर्टकट में ये सब इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं था। मैंने क्या बोला? जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहां से एलिमिनेशन कर दो। आंसर तो आ गया ना तुम्हारा, ब्यूटूइन। बट ब्यूटूइन स्टेबल क्यों, ये सीखो। क्योंकि ब्यूटूइन के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। समझ गए बात को? डबल बॉन्ड को स्टेबलाइज करने के लिए उसके पास बहुत सारे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। गई बात भेजे में। अब ये जो मैंने आपको रूल बताया शॉर्टकट में, इस रूल का नाम है सेट-जेफ रूल। क्या नाम है? सेट-जेफ रूल। आपको इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फन फैक्ट बताता हूं। हम ठहरे इंडियन। ये बंदा जिसने ये रूल बनाया था, आई थिंक ही वाज रशियन और यूएसएसआर से था, यूक्रेनियन रशियन कहीं का था वो, यूएसएसआर से था वो, रशियन था आई गेस, एंड हिज नेम वाज जेड-जेव। बट हम इंग्लिश अपने हिसाब से बोलते हैं ना, जेड-जेव का हमने बना दिया सेट-जेफ। हाँ, थोड़े दिन बाद इसको जेठालाल भी बना देंगे हम लोग। आपको आपकी सारी बुक्स में ये नाम से मिलेगा। प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, टेंशन मत लो। जाइडजेव जो है ये एक्चुअल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट टर्म है, बट बहुत सारी बुक्स में आपको ये मिलेगा, इसलिए बता रहा हूं दोनों। ठीक है, इंडियन इंग्लिश में सेट-जेफ बोल लो, असल में जाइडजेव। जैसे इसको आप क्या बोलते हो? ये गाड़ी का नाम है, सबको मालूम है ये। बहुत लोग वोक्सवैगन ऐसा बोलते हैं। इट्स इट्स फोक्सवागन। फोक्सवागन होता है। प्रोनाउंसिएशन अलग है जर्मन का और रशियन का और ये सब चीज का, फ्रेंच का। 10 ऑटो है ना, 10 ऑटो रिक्शा मिलाते हैं तो एक फोक्सवागन बनती है। 10 ऑटो। वेरी बैड जोक। बट सेट-जेफ रूल इसको हम बोलते हैं। सेट-जेफ रूल क्या बोलता है? देखो एक सिंपल, आप समझना, आपके लिए मैं बहुत ही आसान कर दे रहा हूं। सेट-जेफ रूल आप एस से लिखते हो इंग्लिश में, ठीक है, रशियन में नहीं। आप सेट, तो जिसके पास स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उससे ले लेना। बस एस से क्या याद रखेंगे? इसके पास स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उससे हाइड्रोजन ले लेना, आपका सेट-जेफ रूल अप्लाई हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब सवाल ये आता है कि भाई ये सेट-जेफ रूल क्या हर जगह अप्लाई होगा? नहीं, रीअरेंजमेंट होगी। क्योंकि मैंने आपको क्या नाम, 3 नाम कौन से गिनाए? कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन। ये तीनों में स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से होती है, बरोबर है। तो इन केसेस में रीअरेंजमेंट भी हम लोग करते थे। टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ऐसा हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं? जहां पे रीअरेंजमेंट वाले फंडे पे फिलहाल मत जाओ, पहले बेसिक तो सीख लो। बेसिक रूल ये बोलता है कि जहां पे लेस हाइड्रोजन है वहां से निकाल लेना, या जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट या मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट दे रहा है वो ले लेना, ये रूल है। अच्छा, ये तो पहली बात हुई किसमें? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में हुई ये बात। ओके, आगे अमाइंस चैप्टर में आप हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन और ऐसे अलग रिएक्शन और भी पढ़ने वाले हो, जहां पर हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है ये भी आप जरा अभी से ही थोड़ा सा एक बेसिक इसका एक बैकग्राउंड समझ लेना। एक होता है सेट-जेफ प्रोडक्ट, एक क्या होता है? एक होता है सेट-जेफ प्रोडक्ट, जेड-जेफ प्रोडक्ट बोलोगे, और दूसरा होता है एक हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या होता है दूसरा? हॉफमैन प्रोडक्ट। एलिमिनेशन में ये 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। एलिमिनेशन में ये 2 टाइप्स के प्रोडक्ट बनते हैं। हॉफमैन बोलता है कि हाइड्रोजन कहां से लेने का? जहां पे ज्यादा होगा वहां पे। which has higher number of hydrogen। और सेट-जेफ क्या बोल के गए भाई साहब? हाइड्रोजन टेकन फ्रॉम गरीब, फ्रॉम दैट एटम which has less। क्या ये हार्ड एंड फास्ट रूल है? नहीं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप एज इट इज अप्लाई कर सकते हो। सम केसेस देयर विल बी रीअरेंजमेंट, ठीक है,
बट मेंस लेवल तक के सारे क्वेश्चन में आप इसको एज इट इज अप्लाई कर पाओगे। हाँ, एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पर हम लोगों को रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, रेजोनेंस देखना पड़ेगा, बैक बॉन्डिंग देखनी पड़ेगी, बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, बट वो खिचड़ी अभी नहीं करनी है आपको। पहले आपको बेसिक रूल समझ लेना है, फिर हम लोग एक्सेप्शनल केसेस में उनको अप्लाई करेंगे। ये भी लिख के ले लो फटाक से, एक नोट करके। अब जब हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे और थोड़ा डिटेल में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन पे, तो मैंने कहा कि यहां पर जो मैकेनिज्म है, यहां पर जो मैकेनिज्म है वो क्या है बच्चों? वो है एलिमिनेशन। इस एलिमिनेशन के भी दो वैरायटी है। कौन से? बहुत सिंपल है, E1 और E2। ठीक है, इनके बारे में भी अभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो कब अप्लाई करना है E1, कब अप्लाई करना है E2, पहली बात। और दूसरा, E1 और E2 का मतलब क्या है? तो E1 E2 समझने के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए केमिकल काइनेटिक्स की, बहुत बेसिक नॉलेज। हर रिएक्शन का एक ऑर्डर होता है। हर रिएक्शन का क्या होता है? एक सर्टन ऑर्डर, जिसको आप फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर ऐसा बोल सकते हो। तो ये फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन क्या होता है? ये फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन होता है। और ये क्या होता है? ये सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन होता है। सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन होता है। अभी फिलहाल मैकेनिज्म को याद करने के लिए, देखो अगेन, समझना और याद करना ये दो अलग चीजें, आपको दोनों करनी है ऑफ कोर्स। याद करने के लिए आपको मैं ट्रिक बता देता हूं। याद करने के लिए आपको क्या याद रखना है कि E2 जो है ना, वो प्राइमरी वाले के लिए ज्यादा फेवरेबल है। मतलब आपका सबस्ट्रेट अगर प्राइमरी था तो क्या फेवरेबल है? E2। और अगर सबस्ट्रेट मतलब जिससे आप शुरू करो, जैसे ये, इससे मेरा रिएक्शन शुरू हो रहा है, इसको सबस्ट्रेट बोलता हूं मैं, ये तो सेकेंडरी है। यहां पे ये जो है ये सेकेंडरी। अगर यही मैं N प्रोपाइल से चालू करता, प्राइमरी होता, तो मैं क्लियरली बोल सकता था वो एलिमिनेशन फॉलो करेगा कौन सा पाथवे? E2 पाथवे फॉलो करेगा। इतना सिंपल मैं बोल सकता था। ठीक है, फिर E1 जो है उसके लिए टर्शरी प्रेफर्ड है। कौन सा प्रेफर्ड है? टर्शरी। तुरंत आप कूद के पूछोगे सर सेकेंडरी के लिए क्या? सेकेंडरी दोनों कर सकता है डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, सेकेंडरी के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हार्ड एंड फास्ट किसके लिए? प्राइमरी वाला हमेशा E2 करेगा, टर्शरी वाला हमेशा E1 करेगा। बात समझ में आई? हाँ, सेकेंडरी वाला डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशंस एंड एवरीथिंग। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं ऐसे बताऊं, थोड़ा सा पीछे लेके चलूं आपको ये मैं पूछूं, बताइए, जैसे कि ये समझो, सॉरी, ये वाला CH3 CH2Cl, ये क्या है? इथाइल क्लोराइड। प्राइमरी था, सेकेंडरी था कि टर्शरी था? तो बोलोगे सर ये प्राइमरी है। तो इसका जो मैकेनिज्म हो रहा है, ये क्लियरली हम बोल सकते हैं कौन सा वाला मैकेनिज्म हो रहा है इसमें? एलिमिनेशन तो हो रहा है, बरोबर है। कौन सा वाला? E2 वाला मैकेनिज्म हो रहा है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आप कुछ बच्चे ये जरूर, या आप जरूर पूछोगे सर E2 सेकेंड ऑर्डर का मतलब तो समझाओ, वो होता क्या है? तो E2 यानी कि सेकेंड ऑर्डर का मतलब कि इस रिएक्शन की रेट इसके ऊपर और इसके ऊपर, यानी दोनों रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगी। इस पे भी डिपेंड करेगी, इस पे भी डिपेंड करेगी। दोनों पे डिपेंड कर रही है तो E2, किसी एक पे डिपेंड कर रही है तो E1। समझे बात को? बात समझ में आई? ऑर्डर इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट। आपको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको थियोरेटिकली देख के पता होना चाहिए। मैंने आपको सिर्फ ट्रिक बताई कि प्राइमरी देख के आप समझ जाना कि वो सेकेंड ऑर्डर फॉलो कर रहा है। लेकिन ये कैसे, मैं कैसे कॉन्फिडेंस से आपको बोल सकता हूं? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली ढूंढा गया है। ठीक है ना? ऑर्डर ऑलवेज इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, ये हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं डिटेल। तो जैसे यहां पर अब आपके पास अलग अलग टाइप के दिए हुए। अब सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मैंने एग्जांपल आपको दे दिया, ब्यूट-2-ईन ये हमेशा बनाएगा। ठीक है, ज्यादा मेजर आपका ब्यूट-2-ईन बनाएगा, माइनर क्या बनाएगा? ब्यूट-1-ईन। अच्छा, मेजर माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। सेडजेफ प्रोडक्ट यहां पर मेजर बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? सेडजेफ प्रोडक्ट मेजर। फिर से देखो, ये ब्रोमीन दे रहा है, ये मेरे पास बीटा-1 था, ये मेरे पास बीटा-2 था। ठीक है, एक सेकेंड ना, ये लोग ने इसको नाम क्या दिया हुआ है इसमें ना? इसको नाम दिया है बीटा डैश, इसको नाम दिया हुआ है बीटा, और इसको नाम दिया बीटा डैश, बीटा प्राइम, है ना? अगर मैं बीटा में से हाइड्रोजन निकालता, ओ सॉरी, उल्टा है, यस उल्टा है। इसको नाम दे दिया मैंने
बीटा प्राइम और इसको मैंने नाम दे दिया बीटा, बराबर। अगर मैं बीटा, अब ध्यान से देखो आपके स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है कि भाई बीटा में से अगर मैं ब्रोमीन निकालता, बीटा में से हाइड्रोजन निकालता, ये आई थिंक सो मिसप्रिंट है ना, इधर हाँ बीटा है ये और इसमें CH2 होना चाहिए था। अब इसमें से मैं हाइड्रोजन को निकाल दूं और यहां से ब्रोमीन को निकाल दूं तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और यहां पर 2 ही हाइड्रोजन थे तो ये सेटजेफ प्रोडक्ट बना। ये क्या बना, ठीक है, सेटजेफ। असल में वो बंदे का नाम अलेक्जेंडर जाइट्जेव था, बट सेटजेफ, ओके। तो ये ब्यूटूइन बना है। कितना बना, ये 80% बना। कितना बना, 80%। अब आपकी एनसीईआरटी बोलती है 81%, बाय द वे ये भी बता दूं, एनसीईआरटी बोलती है 81 और 19, ठीक है। एनसीईआरटी क्या बोलती है, 81 और 19। अपन 80-20 रफली कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना, 80-20 रेशियो, मेजर और माइनर। क्या ये बात समझ में आई? कोई आपसे पूछेगा इसमें क्या फंडा क्या था, तो आप क्या क्या बताएंगे? पहली बात आप बोलेंगे कि इसमें एलिमिनेशन मैकेनिज्म है, E1 हो सकता है, E2 हो सकता है, डिपेंडिंग, वो हम लोग ऑर्डर के हिसाब से बता सकते हैं, ठीक है ना। और ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, वो छोड़ दो। दूसरा, एलिमिनेशन का जो हाइड्रोजन है कहाँ से लेना है, तो वो लेस नंबर वाले से लेना है। ये किसने बताया, सेटजेफ ने बताया। तो जो सेटजेफ प्रोडक्ट है वो मेजर बनेगा। कितना परसेंट बनेगा, 80% बनेगा। जो नॉन सेटजेफ वाला है वो माइनर यानी कि 20% बनेगा, है कि नहीं। यानी अगर 100 मॉलिक्यूल तैयार हुए प्रोडक्ट के, फॉर एवरी 100 मॉलिक्यूल्स 80 विल बी दिस टाइप, 20 विल बी नॉन सेटजेफ प्रोडक्ट। ये बात भी सही है ना। और सेटजेफ प्रोडक्ट क्यों स्टेबल है, ये भी लॉजिक मैंने आपको बताया, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से वो स्टेबलाइज हो गया है। क्या ये सारी बातें आपको दिमाग में समझ में आ गई? बरोबर, मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गई। विच एलिमिनेशन रिएक्शन विल बी स्टेबल, ऑफ कोर्स आपको सेटजेफ रूल जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, एनसीईआरटी या कोई भी आपकी MS चौहान की बुक हो या कोई और आपकी अवस्थी तो इसके लिए नहीं है, बट कोई भी आपकी प्रदीप हो, कोई भी बुक जो आप स्टैंडर्ड यूज करते हो, है ना, या ISC के टेक्स्ट बुक, सब में यही स्टेटमेंट है, द एल्कीन इज विच इज फॉर्म्ड इज द वन विच इज मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। टेक्स्ट बुक की भाषा क्या है, टेक्स्ट बुक की भाषा क्या है, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। मैंने क्या बोला, मैंने ट्रिक क्या बताई, कहां से लेना है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन से लेना है। वो लिटरल सेंटेंस नहीं है सेटजेफ का। लिटरल सेंटेंस क्या है, वो प्रेफर्ड एल्कीन बनाइए मेजर प्रोडक्ट में जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो, ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स मींस मोर अल्फा हाइड्रोजन। मोर अल्फा हाइड्रोजन लेके आएंगे वो जितने एल्काइल ग्रुप्स हैं। अगर मिथाइल है तो वो 3 हाइड्रोजन लेके आता है, इथाइल है तो 2 अल्फा हाइड्रोजन लेके आता है। बरोबर बोल रहा हूं। एल्काइल ग्रुप का काम ही वही है ना, डोनर ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप हाउ डू दे स्टेबलाइज, बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। तो घुमा फिरा के तो वही बात हुई ना। बात समझे कि नहीं समझे? तो यही वो बोल रहा है सेटजेफ रूल में, राइट। अब आप नोटिस करो कि इस C डबल बॉन्ड C के दोनों साइड पे CH3 है या C2H5 है, ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। मतलब ये इस साइड पे C2H5 लगा हुआ है, तो इथाइल पे तो सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे थे, ये मैंने करके बताया था। और यहां पर इसके 3 और इसके 3 यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे थे, दैट्स व्हाई ये ज्यादा स्टेबल था। क्लियर? चलो अब थोड़ा सा और इसके रिलेटेड MCQs फटाफट करते हैं अपन। इथाइल क्लोराइड ऑन डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन गिव्स, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट देगा? ऑफ कोर्स क्या देगा आपको? इथीन, सवाल ही नहीं है, ठीक है। रिएजेंट यूज्ड फॉर डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन इज, कौन सा आएगा आंसर? अल्कोहलिक KOH। अच्छा ये याद रख लेना, जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि जब आप अल्काइल हैलाइड प्लस अल्कोहलिक KOH करोगे तो क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। क्या हो जाएगा बच्चों? एलिमिनेशन। और यही अल्काइल हैलाइड, सेम रिएजेंट, सेम सबस्ट्रेट, बट मीडियम चेंज कर दिया, अल्कोहलिक की जगह क्या कर दिया आपने? एक्वस कर दिया, तो हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और प्रोडक्ट दोनों का दोनों चेंज हो जाएगा। किससे? सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब कि Cl- यानी X- जाएगा, OH- आएगा। तो मैं आपको बार बार ये चीजें पूछते रहूंगा कि अल्कोहलिक KOH इज फॉर, आप क्या बोलोगे? एलिमिनेशन। एक्वस KOH इज फॉर क्या है? सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जिंक हम लोग एक रिएक्शन में यूज करते हैं जिसका नाम है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। और जिंक इन एनहाइड्रस ZnCl2 बेसिकली
जिंक विद HCl अगर हम बोले, या जिंक विद HCl मेटल प्लस एसिड का कॉम्बिनेशन है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना। और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ हम लोग लुकास टेस्ट में यूज करते हैं। तो यहां पर आपका फंडा ये हुआ किसका, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का, यानी सेकेंड MOP खत्म हुआ एल्कीन बनाने का। पहले वाले में हमने 2 देखे थे, मतलब हाइड्रोजिनेशन कर रहे थे बट सिस अलग ट्रांस अलग, दोनों अलग अलग रिएजेंट, लिंडलार से किया और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से किया। फिर हमने सेट्जेव रूल देखा जहां पे हमने अल्कोहलिक KOH यूज किया। अब तीसरा है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। क्या करना है, डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। अब जरा डाइहैलाइड्स के बारे में एक नोट लिखेंगे छोटी सी, व्हाट आर डाइहैलाइड्स, व्हाट आर डाइहैलाइड्स। तो नाम से तो आपको पता चल ही रहा है कि आप बोलोगे सर क्या मतलब, आप क्या पूछ रहे हो यार, इंसल्ट कर रहे हो हमारी। डाइहैलाइड क्या होता है, जिसमें 2 हैलोजन लगे होंगे डाइहैलाइड होता है। लेकिन इसकी वैरायटी आपको जाननी है ना, इसकी वैरायटी आपको जाननी है, ध्यान से देखो। 2X ग्रुप्स क्या है, 2 हैलाइड ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनिक चेन और इन द कंपाउंड, इसको आप डाइहैलाइड बोलते हो। इन अ कंपाउंड इसको आप क्या बोलते हो, डाइहैलाइड बोलते हो। डाइहैलाइड की आपको 2 वैरायटीज पता होनी चाहिए। 2 वैरायटीज, कौन सी 2 वैरायटीज, एक होता है जेमाइनल डाइहैलाइड, कौन सा होता है बच्चों, जेमाइनल डाइहैलाइड, और दूसरा होता है विसिनल डाइहैलाइड। जेमाइनल और विसिनल क्या होते हैं, क्या होते हैं ये, इनकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है, छोटी सी कहानी सुनिए। जेमिनाई, ये जोडियक साइन सुना है आपने, मिथुन राशि, जेमिनाई, मिथुन बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ। जेमिनाई राशि का सिंबल क्या है, ट्विंस है, ट्विंस, जुड़वा, जुड़वा, ट्विंस, ठीक है। जेमिनाई एक कॉन्स्टेलेशन है जिसमें स्टार्स हैं जो एक जैसे, मतलब मिरर इमेज ऑफ ईच अदर दिखते हैं, सो ब्यूटीफुल। और वहां से वर्ड आया जेमाइनल, तो जेमाइनल शब्द वहां से आया, ट्विंस, मतलब जब सेम कार्बन पे, देखना से ध्यान से, बोथ एक्स ऑन सेम कार्बन होंगे तो क्या बोलोगे आप, जेमाइनल, एक ही कार्बन पे ना, जुड़वा है। और विसिनल, विसिनिटी, पड़ोसी, इंग्लिश में बोलते ना, सो एंड सो लिव्स इन माय विसिनिटी, है कि नहीं। तो विसिनल का मतलब पड़ोसी, एडजेसेंट, तो बोथ द एक्स आर ऑन एडजेसेंट कार्बन, इसको क्या बोलेंगे, विसिनल। क्लियर हुआ, ये नोट करके रखो, एग्जाम्पल के साथ नोट कर लो तो इजी हो जाएगा। जैसे यहां पर अगर मेरे पास CH3 CHCl है, एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन लगा दिया, और अगर मैं यहां लगा दूं ऐसे, ये Cl है ना। नाम भी इनके बता देता हूं आपको मैं, नाम बड़े इजी हैं इसके बच्चों, बहुत ही इजी नाम है। इसका नाम होगा इथिलीन डाइक्लोराइड, क्या नाम होगा, कॉमन नेम है ना, इथिलीन था, पाई बॉन्ड हटाया, क्लोरीन क्लोरीन लगा दिया, इथिलीन डाइक्लोराइड। तो आप बोलोगे सर यहां पे भी तो वही किया आपने, पाई बॉन्ड हटाया, लेकिन दोनों क्लोरीन एक ही साइड लगाया, कैसे दिखाओगे। IUPAC में तो दोनों इजी हो जाता है, ये 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ये 1,1 डाइक्लोरोइथेन, बट कॉमन नेम में देखना ध्यान से, कॉमन नेम में इसका नाम हो जाता है इथिलीडीन। इडीन, इडीन का मतलब जेमाइनल, इन का मतलब विसिनल, समझे कि नहीं समझे। इथिलीडीन, इडीन का मतलब जेमाइनल, इन का मतलब विसिनल, ठीक है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पकड़ते जाना, चलो ठीक है। अगर मैं आपको अब बोलूं, अच्छा बताओ, प्रोपिलिडीन डाइब्रोमाइड क्या है, कितने कार्बन, प्रोपिलिडीन मतलब 3 कार्बन, प्रोपिलिडीन जेमाइनल या विसिनल, जेमाइनल, मतलब प्रोपिलिडीन है और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी कोई भी कार्बन पे दोनों ब्रोमीन लगे हुए हैं, है ना। हाँ, IUPAC बताऊंगा तो पता चलेगा कौन से वाले पे लगे, 2,2 डाइब्रोमो या 1,1 डाइब्रोमो है। और यही अगर मैं प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड या वो ऐसा कुछ बोल दूं, प्रोपिलीन डाइआयोडाइड बोल दूं, तो आप समझ गए कि अच्छा 3 कार्बन है, बाजू बाजू वाले पे, पड़ोसी वाले पे ये लगाए हुए। खैर, ये नोट करके रख लो फटाक से, ये छोटा सा एक एक्स्ट्रा चीज है। फिर वापस आते हैं हम लोग, इसमें नहीं घूम जाना है, इसे बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि पता तो रहे कि जेमाइनल विसिनल क्या होता है। सो यू हैव विसिनल डाइहैलाइड, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया। विसिनल का मतलब आप समझ गए कि एक्स कहां पर है, अब बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए कि एडजेसेंट कार्बन पे, किस पे है, एडजेसेंट कार्बन पे।
और यहां से आपको क्या करना है, थोड़ा कॉमन सेंस, डी हैलोजिनेशन करना है। क्या करना है बच्चों? डी हैलोजन। और कॉमन सेंस क्या बोलता है? डी हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन निकाल देना है। इसके पहले वाले रिएक्शन में हमने क्या बोला था? डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, है ना? हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकालना है। हाइड्रोजन हैलोजन दोनों निकाला था। यहां से क्या निकाल रहे हैं? सिर्फ हैलोजन निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं भाई? जिंक दोनों हैलोजन को ले लेगा। जिंक बोलेगा मेरा वैलेंसी 2 है, ये हैलोजन मेरे को दे दो, ZnH2 में बना लेता हूं चुपचाप, गपचुप में एकदम, है कि नहीं? और तुम अपना जो है एल्कीन बना लो। खत्म हो गई बात। तो आप क्या करोगे? ये X और X निकाल दोगे, ZnH2 बन जाएगा और आपका एल्कीन बन जाएगा। बहुत सिंपल, यही मैकेनिज्म है जो मैंने आपको अभी बताया। विसिनल डायहाइड एग्जांपल देखें। व्हाट इज विसिनल डायहाइड? ऑलरेडी बता दिया आपको कि विसिनल का मतलब है कि जिसमें आपके पास एडजेसेंट कार्बन पे, सॉरी हाँ, एडजेसेंट कार्बन पे ये लगे हुए। तो यहां पर मैंने आपको बताया जेमाइनल और विसिनल, सेम आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन, ठीक है? इथिलीडीन, इथिलीन, ये दोनों एग्जांपल भी दिए मैंने आपको, उनके IUPAC नेम भी बताए। ओके, अब एग्जांपल देखो। इथिलीन डाइब्रोमाइड जिंक इन अल्कोहल के साथ हीट किया, क्या बनेगा? जिंक ZnBr2, जिंक डाइब्रोमाइड बन जाएगा और इथीन। सेम वे प्रोपिलीन डाइक्लोराइड है, यहां पे प्रोपिलीन, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, प्रोपिलीन कर लेना इसको। प्रोपिलीन डाइक्लोराइड है तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड प्लस प्रोपीन। इज दैट अंडरस्टूड? यस और नो? आई थिंक काफी इजी सिंपल रिएक्शन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चों, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगला है बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है? यहां तक क्लियर? डिहाइलोजेनेशन। अगला रिएक्शन बहुत ही प्यारा अच्छा रिएक्शन, क्योंकि ये सेम रिएक्शन एज इट इज अल्कोहल फिनॉल ईथर, जो 12th स्टैंडर्ड का आपका चैप्टर है, उसमें अल्कोहल के रिएक्शंस में आ जाता है। यहां ढंग से सीख लो, वहां पे आधा काम हो गया अपना, है ना? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्या ये मैंने शुरुआत में ही बोला कि किसी कंपाउंड में से, किसी गिवन सबस्ट्रेट में से कुछ निकाला तो एल्कीन बनेगा। और निकालने का मतलब HX निकालो, हाइड्रो हैलोजिनेशन निकालो, 2 हैलोजन निकाल लो, या वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो अल्कोहल में से, तो भी क्या हुआ? एलिमिनेशन ही हुआ, है ना? तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या बनने वाला है? एल्कीन बनने वाला है। अब ये डिहाइड्रेशन करने के आपके पास कौन से तरीके हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, जरा ये सीखना आपको जरूरी है। तो अगेन यहां पर मैं आपको जो लिखवा रहा हूं आप नोट करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना। I'll give you an easy way to remember. How to remember, trick to remember, या short trick नहीं बोल सकते, short summary to remember dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol. ठीक है? आपके पास समझो अल्कोहल है, आप उसको डिहाइड्रेट करना चाह रहे हो, ऐसे 2 कॉलम्स बना लो। एक रिएजेंट जो पॉपुलरली यूज होगा वो होगा H2SO4। क्या यूज होगा? H2SO4। दूसरा रिएजेंट जो बहुत ही पॉपुलरली यूज होगा वो है एल्यूमिना, यानी कि Al2O3। क्या यूज होगा? एल्यूमिना यानी कि Al2O3। अब अल्कोहल में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये जो 3 अलग अलग टाइप के अल्कोहल होते हैं, डिग्री, है ना? हर एक को अलग कंडीशंस चाहिए टू अंडरगो डिहाइड्रेशन। क्या बोला मैंने? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स को क्या चाहिए बच्चों? दे रिक्वायर डिफरेंट कंडीशंस टू अंडरगो डिहाइड्रेशन। प्राइमरी अल्कोहल इज वेरी डिफिकल्ट टू डिहाइड्रेट, सेकेंडरी उससे थोड़ा इजी, टर्शरी एकदम इजी। समझ रहे हो बात को? सेम वे इधर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है? आप बोलोगे ओके फाइन। अगर मैं H2SO4 यूज कर रहा हूं, अगर मैं H2SO4 यूज कर रहा हूं, और मुझे बताओ, मैंने आपको यह कहा कि प्राइमरी वाले को बहुत डिफिकल्ट है डिहाइड्रेट करना। H2SO4 अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, प्राइमरी वाले को क्या है? डिफिकल्ट है डिहाइड्रेट करना। तो वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म मांगेगा या डाइल्यूट फॉर्म मांगेगा?
H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म मांगेगा। प्राइमरी वाले को आपको चाहिए 95% सल्फ्यूरिक एसिड, कितना चाहिए 95%। सेकेंडरी वाले के लिए आपको चाहिए 60% सल्फ्यूरिक एसिड, कितना चाहिए 6%। और टर्शरी वाले के लिए आपका काम हो जाता है 20% और इवन लेस, 15 to 20% में काम हो जाता है। तो 95 60 20 ये छोटा सा समरी आप किसके लिए याद रखेंगे, जल्दी बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। मतलब मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया, 95% सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो करस्पॉन्डिंग एल्कीन बन जाएगा, या मैंने टर्शरी अल्कोहल लिया और ओनली 20% यानी बहुत ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो भी मेरा करस्पॉन्डिंग एल्कीन बन जाएगा। बात गई भेजे में, यस और नो। अब एल्यूमिना के साथ जो आपका डिहाइड्रेशन होने वाला, दोनों केस में डिहाइड्रेशन है, एल्यूमिना के साथ जो हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर। यहां पर भी बहुत इजी कर देता हूं आपके लिए। प्राइमरी वाला डिफिकल्ट था, वो ज्यादा हीट, ज्यादा एनर्जी मांगेगा, वहां पे आप लिखोगे 623 केल्विन, कितना लिखोगे 623। सेकेंडरी वाले में आप लिखोगे 523 और टर्शरी वाले में लिख दोगे 423। एकदम आसान, सिंपल, आपको फटाक से पूरा फड्डा याद हो गया। 423 की जगह पे आपके एनसीईआरटी में 443 या 433 ऐसा भी लिखा हुआ है अलग अलग जगह पे, बट इजी करने के लिए मैंने ऐसा बता दिया। आप रेंज 423, 523, 623 याद कर लो, बहुत ही इजी हो जाता है। आप देखो मैंने जो आपको बताया वही सेम चीज है, 95% H2SO4 चाहिए विद हीट, या Al2O3 या एल्यूमिना चाहिए एट 623 केल्विन, सेम लिखा मैंने। तो इसका मतलब कि ये जो अल्कोहल आपको सामने दिखा रहा है ये कैसे वाला है, ये प्राइमरी वाला है। अब यहां पर एग्जांपल के साथ देख लो, इथाइल अल्कोहल, कौन सा इथाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है बच्चों, आप बोलोगे हाँ ऑफ कोर्स। तो इसलिए एरो पे आपको कंडीशंस क्या मिल रही है, या तो 95% H2SO4 विद हीटिंग। अच्छा ये वाला हीटिंग इतना रेलेवेंट नहीं है, ठीक है ना, ये वाला जो है ना ये इतना रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, इवन इफ यू मिस दैट इट्स फाइन, इफ यू रिमेंबर इट वेल एंड गुड। बट एल्यूमिना के साथ, क्योंकि एल्यूमिना के साथ आपको हीटिंग ही डिसाइडिंग फैक्टर है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या है, कॉन्सेंट्रेशन डिसाइडिंग फैक्टर है। समझ रहे हो ना बात को, ओके। तो इथीन आपका बन जाता है, इथाइल अल्कोहल से क्या बन जाता है, इथीन या इथिलीन आप कॉमन नेम में बोल सकते हो। सेम वे यहां पर, अब ये कौन सा वाला बताइए, प्राइमरी सेकेंडरी की टर्शरी, ये सेकेंडरी, यहां पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, यहां क्या होना चाहिए, ये 60% होना चाहिए और ये 523 होना चाहिए, है ना। वो मिसप्रिंट क्यों हुआ है, क्योंकि आइसो को भी हम लोग प्राइमरी मानते हैं ना, ये आइसो प्रोपाइल है ना, बट रियलिटी में हमको पता है कि आइसो प्रोपाइल एक्चुअली सेकेंडरी होता है, सबको मालूम है ना। अच्छा क्या यहां पर भी बीटा वाला फंडा लगता है, यस, बट दोनों साइड पे 3 हाइड्रोजन है तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्या यहां पर भी सेट्स प्रोडक्ट का फंडा लगाना है, आंसर इज यस, ऑफ कोर्स सेट्स प्रोडक्ट का फंडा लगाना, बट यहां पर प्रोपीन में फर्क नहीं पड़ेगा। 4 कार्बन में क्या होगा, फर्क पड़ेगा, है ना। करके देखें क्या 4 कार्बन का एक एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास अगर CH3 CHOH और ये CH3 इस तरह से, तो कौन से 2 प्रोडक्ट बनेंगे और कौन सा मेजर होगा आप बताइए फटाफट। चलो तो हम पहले बोलेंगे कि भाई OH तो यहां से जाएगा, अगर यहां से हाइड्रोजन जा रहा है तो ब्यूट टूइन बन रहा है कि नहीं बच्चों, यस। और अगर तो यहां से हाइड्रोजन जा रहा है तो ब्यूट वनीन बनेगा, है ना, इस तरह से। और मेजर कौन सा होगा, ब्यूट टूइन होगा। सेम लॉजिक, वही सेट्स ऑफ प्रोडक्ट, ऑल दैट, स्टेबिलिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन, ऑल दोस पॉइंट्स। थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं इसका। मैच द एंट्रीज, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, डिहाइलोजिनेशन, कौन सा वाला रिएजेंट किसके लिए काम आने वाला है बताओ। चलो डिहाइड्रेशन के लिए क्या यूज होगा, डिहाइड्रेशन नंबर 1 के लिए क्या यूज होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वन ऑफ द बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स इन एंटायर केमिस्ट्री, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मैंने आपको पी ब्लॉक पढ़ाते वक्त बोला था, इट इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स, ये बोला मैंने, है ना। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करने के लिए क्या चाहिए, अल्कोहलिक केवच चाहिए। हाइड्रोजिनेशन करने के लिए क्या चाहिए, H2 इन PDBSO4, एंड हैलोजिनेशन क्या करना है, यानी कि जिंक एंड अल्कोहल। इजी, तो आपके लिए 1 2 3 4 बन जाता है BDAC। डिहाइड्रेशन अब भी हमने डिस्कस किया है ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या तो एल्यूमिना, तो 1 का B,
क्लियर? ओके. केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्यूट-1-ene फ्रॉम करस्पॉन्डिंग अल्कोहल. ब्यूट-1-ene बनाना है. अच्छा, व्हेन यू से ब्यूट-1-ene बनाना, अब इसमें ना थोड़ा सा बच्चे कई बार एकदम स्टूपिड सा क्वेश्चन लेके आते, क्या सर ब्यूट-1-ene बनाना है, सिर्फ ब्यूट-1-ene बनाए कि मिक्सचर चलेगा? भाई ऐसा कंपाउंड, ऐसा रिएक्शन बताओ जिसमें ये मेजर बने. क्या बने? मेजर. बाय प्रोडक्ट नहीं बने, मेन प्रोडक्ट बने. समझ रहे हो बात को? इसके साथ में कुछ और बनेगा, चलेगा. क्लियर है? तो अल्कोहल से तुमको क्या बनाना है? ब्यूट-1-ene बनाना है. क्या बनाना है बच्चों? अल्कोहल से ब्यूट-1-ene. इसका इक्वेशन बताओ. चलो प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन करके देखते हैं. क्या बनाना है हमको? ब्यूट-1-ene, मतलब कि CH2CH CH2CH3. बोलो हाँ या ना. किससे बनाना है? अल्कोहल से बनाना है. इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनली, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ओरिजिनली तुम्हारा जो अल्कोहल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए था? तो पाई बॉन्ड को तोड़ो, बाकी स्ट्रक्चर को एज इट इज लिख के देखो पहले. अब यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी कहां हो जाता है, ध्यान से देखना. कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एक काम करो ना, आप इसको OH दे दो और इसको H दे दो. करेक्ट? सही बोल रहा हूं, है ना? लेकिन आपने ये नोटिस करना है, साथ में थोड़ा लॉजिक लगाना. अगर ऐसा होता तो ओरिजिनली ये OH और यहां से तो ब्यूट-2-ene मेरा मेजर प्रोडक्ट होता. तो ये गलत हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आई? फिर से समझो. अगर मेरा OH सेकेंड पोजीशन पे होता तो एक्चुअली मेरा ब्यूट-1-ene बन ही नहीं सकता था. मेरा क्या बन जाता था? प्रोडक्ट ब्यूट-2-ene बनता था. ब्यूट-1-ene बनाने का एकमात्र तरीका क्या है कि OH इसको दो और हाइड्रोजन इसको दो. बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना. एवरीबॉडी? यस. ऐसे आपको लॉजिक उसका सोचना है. तो यहां पर आंसर देख लो. आपके पास ब्यूटेन 1 ऑल होगा तो ब्यूट-1-ene बनेगा. क्योंकि जब ब्यूटेन 2 ऑल अगर गलती से आपने लिख दिया तो आपको ये समझ जाना है कि भाई वो क्या बनाने वाला था? सेट्जर प्रोडक्ट के हिसाब से वो ब्यूट-2-ene बनाने वाला था. ब्यूट-1-ene मेजर नहीं बनाता. क्या ये बात समझ में आई? ओके. ब्यूट-1-ene फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बनाइए. चलो बच्चों आप लोग ट्राई करिए फटाफट. OH की जगह पे क्या आ जाएगा? यहां पर हैलाइड आ जाएगा, यानी कि अल्कोहलिक KOH, ऑफ कोर्स, राइट? इस तरह से. तो 1 ब्रोमोब्यूटेन है, ब्यूट-1-ene बनाएगा. अगर 2 ब्रोमोब्यूटेन होता तो क्या बनाता? ब्यूट-2-ene बना देता. विसिनल डायहाइड से बनाइए. कैसे बनाएंगे? अच्छा, इसका एक ट्रिक भी बता देता हूं, अगर नहीं दिमाग में जा रहा है या ज्यादा बहुत दिमाग लगाना नहीं है, टाइम नहीं लगाना, टाइम सब सेव करना है. क्या करो? पाई बॉन्ड को तोड़ो और विसिनल डायहाइड, मतलब ओरिजिनल क्या थे? दो हैलोजन थे, दोनों साइड पे x को जोड़ो. आंसर आ गया. सिंपल. जो तुमको दिया उसी को उल्टा कर लो ना. पाई बॉन्ड को तोड़ो, x को जोड़ो. वाटर, जब अल्कोहल बनाना था पाई बॉन्ड को तोड़ो, HOH को जोड़ो. अल्काइल हैलाइड बनाना था पाई बॉन्ड को तोड़ो, HX को जोड़ो. इजी बन रहा है कि नहीं? समझ गए बात को? डाइब्रोमोब्यूटेन कैसा? जिंक विद अल्कोहलिक. ठीक है ना? चलो. रिएजेंट यूज इन डिहाइड्रेशन ऑफ एलिफैटिक अल्कोहल्स इज. कौन सा वाला रिएजेंट इसमें एलिफैटिक अल्कोहल्स को डिहाइड्रेट करने के लिए यूज किया जाता है? कॉन्क H2SO4 at 170 degree Celsius. 170 degree Celsius, which means how much Kelvin? 443 केल्विन हो जाएगा ना. कॉन्क H2SO4 at 443, ये बताया ही था. या तो Al2O3 एल्यूमिना at 623, ये दोनों भी यूज हो सकते हैं. जो ऑप्शन डी है वो गलत क्यों है? दिल्ली किसके लिए यूज होता है? वो अल्काइल हैलाइड के लिए, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करने के लिए. यस. तो यहां पर आंसर क्या होगा? आंसर होगा A and B, यानी कि ऑप्शन सी. बरोबर. सिंपल इनफ टू अंडरस्टैंड. ठीक है. द रिएजेंट यूज्ड इन डीहैलोजिनेशन ऑफ डाई और टेट्रा. अच्छा, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव होते तो भी मेरा काम हो जाता. किससे? जिंक से हो सकता था कि नहीं हो सकता था? डाईहैलोजन के लिए अगर डाईहैलोजन डेरिवेटिव उसका डीहैलोजिनेशन करना था मुझे, तो मैं ऐसे करता था ना बच्चों. तो यहां पर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2.
कैसे किया था मैंने? जिंक यूज करके, बरोबर है। अगर यही मेरे पास टेट्रा हैलोजन डेरिवेट होता तो मैं एल्काइन बना देता। क्या बना देता? एल्काइन बना देता। बट दोनों केस में जिंक काम आ रहा है, यस, तो जिंक इन अल्कोहल जो है वो आपके काम आएगा। KMNO4 इन बेसिक मीडियम, इसको बेयर्स टेस्ट बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। ये आप लोग अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। इट्स कॉल्ड द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है। अल्कोहलिक KOH वगैरह बाकी तो आपको पता ही है ना। तो यहाँ पे आपके MOPs पूरे के पूरे खत्म हो जाते किसके? एल्कीन्स के।